तो जी हाँ, वेलकम टू दी अनदर पार्ट 2 ऑफ द डीटी चार्ट रिवीजन फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस टीसीएस। आप सभी जानते हैं पार्ट 1 के अंदर में हम लोगों ने बहुत सारे सेक्शन जिनके अंदर में अमेंडमेंट आया है वो सारे देखे। इस पार्ट के अंदर में जो जो सेक्शन बच गए एंड टीसीएस को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कवर करने जा रहे हैं। मे बी पॉसिबली ये जो पार्ट हो ये थोड़ा सा छोटा हो, लेकिन इसके अंदर में अमेंडमेंट बहुत सारे कवर्ड है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जल्दी से इस अमेंडमेंट को देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो अपनी लाइब्रेरी और दोस्तों तक के जरूर पहुंचाना, अपने जो जूनियर्स हैं उन तक के जरूर पहुंचाना, जो अमेंडमेंट भी देख सके और साथ ही साथ में क्वेश्चन एंड आंसर का जो अपना एमआरपी बुक है उसको लेकर के बैठना ताकि आपको मजा आ जाए। यस सुनो, बाकी जो शॉर्टकट्स है ये मैंने आपके फर्स्ट पेज पे ऑलरेडी डाल दिया है। लेट्स गो एंड डू दी अमेंडमेंट्स। क्लियर है मालिक? तो यहां थे हम मेरे हिसाब से कहीं तो भी, है ना? तो लेट्स गो फॉर इट। मेरे हिसाब से 193, हाँ, तो यहां से चालू करना चाहिए अपन ने। लेट्स गो फॉर इट। हाँ जी सर, आते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 193। सेक्शन 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की बात करता है। तो सिक्योरिटीज के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है, अगर वो किसी भी रेसिडेंट एसएससी को दिया जा रहा है, ये इंटरेस्ट कंपनी पे कर रही है और पेमेंट एक्सीड करता है 10,000 से, या अदर देन कंपनी दैट से लोकल अथॉरिटी पे करती है और ये एक्सीड करता है 10,000 से, तो ऐसे केस में आपको टीडीएस करने की जरूरत है एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर एट द रेट ऑफ 10%। तो अगर आप इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का अमाउंट 10,000 रुपीज के ऊपर जा रहा है, टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 10%, है ना? हालांकि टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। कब कब? अगर इंटरेस्ट किसको पे हो रहा है? इंश्योरेंस कंपनी दैट इज एलआईसी जीआईसी को पेमेंट किया जा रहा है। सेकेंड, इंटरेस्ट किसको पे किया जा रहा है? प्रोविडेंट फंड को पे किया जा रहा है। थर्ड, इंटरेस्ट पेबल है किसी भी तरह के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर एक्सेप्ट 7.75% टैक्सेबल बॉन्ड और 8% बॉन्ड, एंड इंटरेस्ट पेबल ऑन इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पे ये एप्लीकेबल नहीं है। दैट मीन्स इन पे अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बिजनेस ट्रस्ट को, तो ये सेक्शन पे टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। यस, TDS would be deducted on interest payable on securities even if it is a dematerialized form. क्लियर है मालिक? चेक कर लो। हाँ जी सर, नेक्स्ट सेक्शन आता है 194N। यस, अगर आप बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से या पोस्ट ऑफिस से कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। सो जरा ध्यान से सुनिए। कोई भी पर्सन जो बैंकिंग, कोऑपरेटिव सोसाइटी बीइंग डूइंग अ बैंकिंग बिजनेस या पोस्ट ऑफिस से क्या कर रहा है? कैश विड्रॉ कर रहा है। अगर ये कैश विड्रॉ एक्सीड करता है, कितने से बेटा? एक्सीड करता है 1 करोड़ रुपीज से, तो आपको टीडीएस करना है 2% ऑफ सब सम। अब यहाँ पे सच सम का मतलब क्या है? यहाँ का सही मतलब ये है कि टीडीएस होगा ऑन द सम एक्सीडिंग 1 करोड़। सो लेट्स से 1 करोड़ 20 लाख आप क्या कर रहे हैं? बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं, तो 20 लाख के ऊपर 2% का क्या आ जाएगा बेटा? टीडीएस आ जाएगा। ये सुनो मालिक। और हाँ, अगर रिसिपिएंट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, दैट मींस जो कैश निकाल रहा है अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो ये लिमिट 1 करोड़ की जगह 3 करोड़ की है। ये लिमिट 1 करोड़ की जगह कितने की है बेटा? 3 करोड़ की। सो कम ऑन एवरीवन, अगर विजय कैश विड्रॉ कर रहा है, साल भर में विड्रॉल 1 करोड़ रुपीज से ऊपर जा रहा है, बैंक विजय का टीडीएस कट करेगी कितने परसेंट के हिसाब से? 2% के। एट द सेम टाइम अगर रिसीवर क्या है बेटा? कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो वो कितना डिडक्ट करेंगे बेटा? 3 करोड़ के ऊपर 2% डिडक्ट करेंगे। क्लियर है मालिक? फर्दर यहाँ पे एक और प्रोविजन एप्लीकेबल होती है और वो होती है कि अगर मान के चलिए जो रिसीवर है उसने अगर लास्ट तीनों सालों के ऑल 3 प्रीवियस ईयर के रिटर्न नहीं भरे, सो इफ द रिसिपिएंट हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न फॉर ऑल 3 प्रीवियस ईयर, तो ऐसे केस में जो टीडीएस है वो 20 लाख से ही चालू हो जाता है। दैट इज 20 लाख से ऊपर का आपने विड्रॉल किया, 2% ऑन द सम एक्सीडिंग 20 लाख रुपीज, और जहां आपका ओवरऑल एग्रीगेट विड्रॉल 1 करोड़ के ऊपर गया तो आपका टीडीएस हो जाएगा 5% एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज। तो लेट से हमने क्या किया? हमने पिछले लास्ट तीनों सालों के रिटर्न नहीं भरे, हम कैश विड्रॉ करने जा रहे हैं, हमने 30 लाख विड्रॉ किया, तो 10 लाख पे 2% लग जाएगा, राइट? एग्रीगेट अमाउंट जैसे ही 1 करोड़ के ऊपर गया वहां पे 5% का टीडीएस आ जाएगा। हालांकि इस सेक्शन में टीडीएस करने की जरूरत नहीं अगर विड्रॉल इन लोगों द्वारा किया जा रहा है। सो विड्रॉल किसके द्वारा किया जा रहा है? अगर गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है, टीडीएस करने की जरूरत नहीं। बैंक द्वारा किया जा रहा है, टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। बिजनेस करस्पॉन्डेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर, जिसको हम वोल्टमो कहते हैं, व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर द्वारा किया जा रहा है, टीडीएस करने की जरूरत नहीं है, राइट? फर्दर मोर अगर कोई ऑथराइज डीलर, उनके फ्रेंचाइज एजेंट या सब एजेंट जो डील करते हैं परचेस ऑफ फॉरेन करेंसीज में, तो ऐसे केस के अंदर में क्या करने की जरूरत नहीं है? उन पे टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। फुल फ्लेज मनी चेंजर जो लाइसेंस्ड है बाय आरबीआई,
राइट। सो इनके भी विड्रॉल के ऊपर टीडीएस करने की जरूरत नहीं है, बस इनको क्या करना है, एक सेपरेट बैंक अकाउंट क्या करना है दोस्त, मेंटेन करना है, एंड बस इन्हें टीडीएस नहीं लगेगा। कमीशन एजेंट ऑफ द ट्रेडर, कमीशन एजेंट और द ट्रेडर ऑपरेटिंग अंडर द एपीएमसी, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, या फिर कमीशन एजेंट, ट्रेड एजेंट्स जो रहेंगे जो रजिस्टर्ड है अंडर एनी लॉ, इनके विड्रॉल पे भी टीडीएस होने वाला नहीं है। कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसी भी अगर कोई विड्रॉ कर रही है, या फिर फ्रेंचाइज एजेंट ऑफ वॉल्टमो भी अगर कुछ विड्रॉ कर रहे हैं, तो इन पे टीडीएस होने वाला नहीं है। यस सोनू मालिक। फर्दर यहाँ पे एक नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन नंबर 123 2024, जो कहता था विड्रॉल अगर इन लोगों द्वारा हो रहा है तो भी टीडीएस करने की जरूरत नहीं। पहला, फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव ड्यूली अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। सो अगर कोई फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या किया है, अप्रूव किया हुआ है, जब ये कैश विड्रॉ करते हैं तब भी टीडीएस 194N में होने वाला नहीं है। सेकंड, डिप्लोमैटिक मिशंस, एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी जब कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। कॉन्सुलेट ऑफिस ऑफ ऑनरी काउंसिल्स विच आर एग्जाम फ्रॉम पेइंग टैक्सेस इन इंडिया, ये भी अगर क्या कर रहे हैं, कैश विड्रॉ कर रहे हैं, तो इन्हें टीडीएस करने की जरूरत नहीं है अंडर 194N। मेरा मानना है ये तीन को थोड़ा सा याद करके जाइएगा, ये बहुत रीसेंट है और एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। सो फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव, डिप्लोमेटिक मिशंस, ट्रेड काउंसिल्स जब कैश विड्रॉ कर रहे हैं 194N एप्लीकेबल नहीं है, याद रखना होगा। तो चलो 194N, अगर आप बैंक, कोऑपरेटिव बैंक से या फिर पोस्ट ऑफिस से कैश विड्रॉ कर रहे हैं, कैश विड्रॉ 1 करोड़ के ऊपर जा रहा है, तो टीडीएस विल बी 2% ऑन द सम एक्सीडिंग 1 करोड़। तो यहां पे जो टीडीएस लगता है वो सम एक्सीडिंग पे लगता है। यस मालिक। अगर जो विड्रॉ कर रहा है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो ये लिमिट 3 करोड़ के ऊपर जाती है। अगर जो विड्रॉ कर रहा है उसने लास्ट 9 सालों के रिटर्न नहीं भरे हैं तो 20 लाख के ऊपर 2%, 1 करोड़ के ऊपर 5% टीडीएस लगने वाला है। और ये एग्जम्पशन की लिस्ट याद रखिएगा कि भैया किन किन लोगों के विड्रॉल के ऊपर टीडीएस आता नहीं, चेक करना मालिक। चलिए नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 194Q। सेक्शन 194Q परचेज ऑफ गुड्स के लिए है। अगर बायर, ऐसा वैसा बायर नहीं, ऐसा बायर जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ रुपीस के ऊपर हो, ऐसा बायर अगर करंट ईयर में गुड्स बाय कर रहा है वर्थ एक्सीडिंग 50 लाख रुपीस, वर्थ एक्सीडिंग 50 लाख रुपीस, तो टीडीएस होगा एट द रेट ऑफ 0.1% ऑन द सम एक्सीडिंग 50 लाख रुपीस। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर 12 करोड़ था, मैं करंट ईयर में किसी सेलर से क्या कर रहा हूं, गुड्स बाय कर रहा हूं, और ये गुड्स बाय की वैल्यू है 60 लाख रुपीस, तो टीडीएस कितना होगा, 10 लाख पे 0.1%। तो इस सेक्शन में भी लाइक सेक्शन 194N जो टीडीएस होता है वो सम एक्सीडिंग पे होता है। सो अगर कोई बायर है, नॉर्मल बायर की बात नहीं चल रही, बायर मतलब वो जिसका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट इन द प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर एक्सीड कर रहा है कितने से बेटा, 10 करोड़ रुपीस से एक्सीड कर रहा है। ये अगर रेसिडेंट सेलर से क्या कर रहा है बेटा, गुड्स बाय कर रहा है, क्या कर रहा है, गुड्स बाय कर रहा है, जिसकी वैल्यू एक्सीड करती है कितने से बेटा, 50 लाख रुपीस से, तो इन्हें टीडीएस करना है ऑन 0.1% ऑन द सम एक्सीडिंग 50 लाख रुपीस। यस और नो, राइट। ओके, सो एक बात याद रखिएगा, अब सेक्शन 2061H नहीं है तो इस पे टीसीएस नहीं होगा, अब मैंडेटरीली इन बाइंग प्रोसेस के ऊपर टीडीएस ही होने वाला है 194Q के हिसाब से। यस और नो, तो इस प्रोविजंस के ऊपर टीसीएस नहीं लगने वाला, इसके ऊपर सिर्फ टीडीएस ही लगने वाला है। एक बात याद रखिएगा, 194Q जो है ये हर तरीके के गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे ये गुड्स कैपिटल गुड्स है या रेवेन्यू गुड्स हो। तो गुड्स आप कौन से बाय कर रहे हैं, कैपिटल या रेवेन्यू, इससे कोई लेन देन नहीं है। अगर आप गुड्स बाय कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 50 लाख रुपीस के ऊपर है तो टीडीएस हैज टू बी डन एट द रेट ऑफ 0.1% ऑफ द सम एक्सीडिंग 50 लाख रुपीस। यस मालिक। सेकंड है, सेक्शन एप्लीकेबल है रेसिडेंट को, राइट, जब अमाउंट किसको पे की जा रही है, रेसिडेंट को पे की जा रही है। Can buyer be non-resident for the purpose of 194Q? It has been clarified that 194Q shall not apply to non-resident whose purchases is not connected with a PE in India. So अगर कोई non-resident है और इसकी परचेसेस पीई से रिलेटेड नहीं है तो फिर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। इनफैक्ट अगर आप एडवांस पेमेंट भी करते हैं जिसका एग्रीगेट अमाउंट 50 लाख के ऊपर जाता है तो एडवांस पेमेंट भी अगर आप कर रहे हैं तो आपको टीडीएस करने की जरूरत है सेक्शन 194Q के अंदर में। यस, लेकिन याद रखने वाली बात ये होगी जो बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, मतलब ये वाली पॉइंट को आप स्टार मार्क करके रखिएगा। ऊपर के 2-3 पॉइंट आपने पढ़े नहीं पढ़े मुझे नहीं पता, पर ये वाला पॉइंट आपने पढ़ के जाना चाहिए। 194Q शैल नॉट अप्लाई
where transaction of securities commodities traded through a recognized stock exchange including a recognized stock exchange in IFSC। सो अगर आप सिक्योरिटीज परचेस कर रहे हैं या कमोडिटीज परचेस कर रहे हैं जिसकी एग्रीगेट वैल्यू 50 लाख रुपए से ऊपर जा रही है मेरे दोस्त, तो आपको क्या करने की जरूरत नहीं है, टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। सेकंड, दो सिक्योरिटीज गुड्स माना गया है पर 194 क्यू के पर्पस से नहीं माना गया है। ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी भी गुड्स है एज पर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, बट इसको भी टीडीएस से बाहर रखा गया है। तो ट्रांजैक्शन अगर इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी का है, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट का है, भले ही इनकी परचेस वैल्यू 50 लाख से ऊपर जा रही हो, पर आपको इस सेक्शन में टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। यस। फिर आता है परचेस रिटर्न एंड जीएसटी एडजस्टमेंट। अब इसको भी बड़े शॉर्ट में समझिएगा, बहुत स्वीट पॉइंट है, धन धनाधन धन समझ लेना। तो देखिए क्या होता है, अगर परचेस रिटर्न हुआ तो क्या, क्योंकि आप तो परचेसेस के टाइम पे ही टीडीएस कर लोगे, लेकिन बाद में परचेस रिटर्न हुआ और आपकी वो एग्रीगेट वैल्यू 50 लाख से नीचे चले गई तो क्या होगा। तो लॉ कहता है कि देखो भैया इस सेक्शन का टीडीएस आपको कब करना है, द मोमेंट आप परचेस कर रहे हैं तब। मान के चलिए अगर परचेस रिटर्न हो भी जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अगले टाइम जब परचेस करेंगे उसमें क्या कर लेना, एडजस्ट कर लेना। सो लॉ कहता है परचेस रिटर्न हैपन, टीडीएस मस्ट हैव बीन डन, क्योंकि टीडीएस करना कब है, जब आप परचेस कर रहे हो तब, राइट। So if in that case and against this purchase return happens, money is refunded by the seller, TDS is to be adjusted on the next purchases from the same seller। तो सेम सेलर से जब आप नेक्स्ट परचेस करोगे आप क्या करो, उसमें एडजस्ट करो, यस और नो। लेकिन अगर आप परचेस रिटर्न की जगह गुड्स रिप्लेस करके दे रहे हैं, परचेस रिटर्न की जगह आप गुड्स रिप्लेस करके दे रहे हैं, तब कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। सो नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इफ परचेस रिटर्न इज रिप्लेस्ड बाय द सेलर। क्लियर है मालिक, चेक करिए। चलिए फर्दर पॉइंट पे भी आ जाते हैं। 194Q क्या अप्लाई करेगा अगर सेलर की इनकम ही एग्जम्प्ट है तो। ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है, ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि जनरली अगर सामने वाले रिसीवर की इनकम एग्जम्प्ट होती है तो हम टीडीएस करने की कोई जरूरत ही नहीं होती। यस और नो, यहां पे भी सेम प्रोविजन एप्लीकेबल है। सो इफ दिस प्रोविजन वुड नॉट अप्लाई इफ ओनली पार्ट ऑफ द इनकम इज एग्जम्प्ट, अदरवाइज सामने वाले की अगर पूरी इनकम एग्जम्प्ट है तो 194Q करने की जरूरत नहीं है। पूरी इनकम एग्जम्प्ट है तो ही करना है, तो ही आपको टीडीएस करने की जरूरत नहीं है, right? So it has been clarified that 194Q would not apply on purchase of goods from a seller whose income is exempt। तो अगर उसकी पूरी इनकम एग्जम्प्ट है टीडीएस करने की जरूरत नहीं है, हाँ पार्ट ऑफ द इनकम एग्जम्प्ट है टीडीएस करना पड़ेगा। क्लियर है मालिक। यहां पे आया है एक और अमेंडमेंट, और वो अमेंडमेंट इसी के रिलेटेड है कि अब 2060C1H जो टीसीएस का प्रोविजन था सेलिंग के केस में, अब वो रहा नहीं है, तो अब बाय डिफॉल्ट में आपको क्या करना है, टीडीएस ही करना है। यस और नो, राइट। अब 2060C1H से रिलेटेड प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं रही, तो आप ये नहीं पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा। ओके, परचेज जो हो सकता है ये ऑनलाइन भी हो सकता है। ऑनलाइन परचेसेस के ऊपर टीडीएस 194O के अंदर में कवर होता है। तो एक बात याद रखिएगा, अगर ट्रांजैक्शन ओ और क्यू दोनों में कवर हो रहा है तो टीडीएस जो होगा ये 194O के अंदर में होगा। लॉ हैज ऑलरेडी क्लैरिफाइड इट। यस और नो। अच्छा, जनरल रूल ये होता है कि जब भी पेई होता है उसने हमें क्या प्रोवाइड करना है, पैन प्रोवाइड करना है। अगर पैन प्रोवाइड नहीं किया तो टीडीएस जो है 206AA के हिसाब से हायर रेट पे कटता है। याद आ रहा है ना तुम्हारे को, हायर रेट पे कटता है। लेकिन लॉ कहता है कि 194O और Q के लिए हायर रेट 20% ना हो करके कितना परसेंट है बेटा, 5%। सो 194O एंड Q के लिए मैक्सिमम रेट कितना है बेटा, 5% टीडीएस का। यस मालिक, ओके। चलिए एक और सवाल आता है कि सर जब हम लोग कोई भी गुड्स बाय करते हैं तो बाइंग के टाइम पे उसके ऊपर जीएसटी भी लग के आएगा, कुछ केस में सेनवैट लग करके आएगा, कुछ केस में एक्साइज ड्यूटी लग के आएगा। तो हमको जो टीडीएस करना है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी अमाउंट पे करना है या एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी अमाउंट पे करना है। तो लॉ बोलता है देखो टीडीएस अंडर 194Q इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दी आईडीटी अमाउंट इफ इट इज सेपरेटली इंडिकेटेड। सो अगर आपका जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्स बिल के अंदर में सेपरेटली इंडिकेटेड है, बिल के अंदर में सेपरेटली इंडिकेटेड है, राइट, तो ऐसे केसेस के अंदर में आपको अमाउंट एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ जीएसटी पे क्या करना है, टीडीएस करना है। पर अगर ये सेपरेटली इंडिकेटेड नहीं है तो आपको होल इनवॉइस वैल्यू पे करना है। यस और नो, राइट। सो in invoice, but if advance payment is made then TDS has to be deducted on the total advance payment, as we are not aware that what will be IDT amount in the invoice। clear है, okay। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को क्या नहीं माना जा रहा, सेलर नहीं माना जा रहा, और इसीलिए क्या नहीं डिडक्ट करने की जरूरत है, टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है अंडर 194Q। चेक कीजिए, एक्सक्यूज मी।
नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 192 टीडीएस ऑन सैलरी। अब देखिए टीडीएस ऑन सैलरी जो है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जब भी सैलरी देता है और सैलरी अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर जा रही है तो उन्हें एवरेज रेट ऑफ टैक्स से क्या करने की जरूरत है, टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत है। बेसिकली एम्प्लॉयर जो होता है जब भी सैलरी देता है, राइट, इस सैलरी के ऊपर वो क्या करता है, टीडीएस डिडक्ट करता है। लेकिन इस सैलरी को कंप्यूट करने के लिए वो कुछ चीजों को कंसिडर करता है। पहला, वो अपनी टैक्सेबल सैलरी तो लेता ही लेता है, एम्प्लॉय का अगर एचपी से कोई लॉस आता है तो ये वो लॉस क्या कर सकता है, एम्प्लॉयर को कम्युनिकेट कर सकता है। साथ ही साथ अगर उसकी कुछ अदर इनकम आ रही है तो वो भी उसे कम्युनिकेट कर सकता है। लास्ट ईयर यहां पे एक अमेंडमेंट आया था जो आपको जानना अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर एम्प्लॉय का कहीं और टीडीएस कटा है तो ये भी वो कम्युनिकेट कर सकता है एम्प्लॉयर को। इनफैक्ट अगर एम्प्लॉय का कहीं टीसीएस कटा है, लेट मी गिव एन एग्जांपल, एम्प्लॉय ने कोई नई कार ली जिस कार की वैल्यू 10 लाख से ऊपर थी, तो ऐसे केस में उसका टीसीएस कटा होगा। ये टीसीएस अगर कुछ कटा है तो वो भी वो किसको कम्युनिकेट कर देगा, एम्प्लॉयर को कम्युनिकेट कर देगा। और एम्प्लॉयर इसकी सैलरी एचपी का लॉस एडजस्ट करने के बाद, टीडीएस टीसीएस इफ एनी एडजस्ट करने के बाद जो फाइनल टैक्स पेबल आएगा वो डिडक्ट कर देगा। यस और नो मालिक? सो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जब भी पेमेंट कर रहा होगा, एनुअल सैलरी अगर एक्सीड कर रही होगी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से, तो उनको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत है एट एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया। यस और नो? अच्छा जी, सैलरी मतलब आपको क्या कंसिडर करना है, बेसिकली आपके पूरे बेसिक अलाउंसेस परक्विजिट जो भी टैक्सेबल होते हैं वो, राइट। एम्प्लॉय सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इंपॉर्टेंट चीज है, एचपी का लॉस जो है अगर ये एम्प्लॉयर को कम्युनिकेट करता है तो एम्प्लॉयर जब कंप्यूट करता रहेगा एचपी के लॉस को वो क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। साथ ही साथ में एम्प्लॉय ये भी बताएगा कि वो ओल्ड स्कीम में है या न्यू स्कीम, ताकि एचपी लॉस अप्रोप्रिएटली क्या किया जा सके, एडजस्ट किया जा सके। यस मालिक? ओके। एट द सेम टाइम असेसी डिटेल्स प्रोवाइड करेगा उसके अदर इनकम या लॉसेस की भी जो एचपी के अंदर में है। एंड एम्प्लॉयर अपॉन रिसिप्ट ऑफ सच इनकम कंप्यूट द टीडीएस डिडक्टेबल। क्लियर है मालिक? अच्छा जी, तो आप क्या कम्युनिकेट करेंगे, 1/10/2024 बोलता है कि भैया आप अपनी अदर हेड्स ऑफ इनकम में अगर कुछ आ रहा है तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। टीडीएस एज वेल एज टीसीएस भी आप उसको क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, सो दैट वो आपकी टोटल इनकम को अकॉर्डिंगली कंप्यूट करके उस पे से टैक्स निकाल के जो टीडीएस टीसीएस ऑलरेडी डिडक्ट हुआ है उसको एडजस्ट करके फाइनल टैक्स जो है वो निकाल सके एट एवरेज रेट ऑफ टैक्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज रेट ऑफ टैक्स? टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, राइट, आपका क्या बन जाता है, एवरेज रेट ऑफ टैक्स। ये सुनो, ओके। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, ये टीडीएस टीसीएस की एडजस्टमेंट आपको तब करने की जरूरत नहीं है इफ द अबव एडजस्टमेंट शैल नॉट बी डन इफ इट इज अ इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द टीडीएस बिलो द अमाउंट दैट वुड हैव बीन सो डिडक्टेबल हैड प्रोविजन नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट। अगर मान के चलिए ये प्रोविजन से रिफंड जैसी चीज आ रही है तो ऐसे केस में आपको ये एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है और एम्प्लॉयर अकॉर्डिंगली टीडीएस डिडक्ट करेगा। एम्प्लॉय को हालांकि उसका चीज का क्रेडिट मिल जाएगा। सो अगर मान करके चलिए ऐसे ज्यादा टीडीएस कटा है, ज्यादा टीसीएस कटा है, या लॉस क्लेम करने के बाद एम्प्लॉय को क्या आ रहा है, रिफंड आ रहा है, तो ऐसे केस में क्या करने की जरूरत नहीं है, एम्प्लॉयर को उस चीज को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। और उस टाइम पे एम्प्लॉयर चुपचाप विदाउट एडजस्टमेंट अपना टीडीएस कर देगा। एम्प्लॉय रिटर्न भरते वक्त फिर वो फाइनल एडजस्टमेंट करेगा। क्लियर है मालिक? यस, चेक कीजिए। नेक्स्ट सेक्शन मालिक, नेक्स्ट सेक्शन तो ऐसा सेक्शन है जो आपको ऑलमोस्ट आना ही आना है इन दी अपकमिंग अटेम्प्ट। 194T सेक्शन लास्ट ईयर ही आ गया था लेकिन एप्लीकेबल इस साल से है। सेक्शन कहता है अगर कोई भी फर्म पार्टनर को पेमेंट कर रही है, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, बोनस या कमीशन का, शेयर ऑफ प्रॉफिट की बात नहीं चल रही है। सो अगर कोई भी फर्म किसको पे कर रही है, पार्टनर को पे कर रही है, राइट, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट, राइट, तो उसको टीडीएस करने की जरूरत है एट द रेट ऑफ 10% इफ द एग्रीगेट अमाउंट एक्सीड 20,000। सो अगर एग्रीगेट अमाउंट 20,000 रुपीज से ऊपर नहीं जाती तब तो टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एग्रीगेट अमाउंट फॉर द पर्पज ऑफ सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, इंटरेस्ट, बोनस एक्सीड करती है तो ये टीडीएस कितना कटेगा मालिक, 10% के हिसाब से कटेगा। क्लियर है मालिक? ये टैक्सेशन ऑफ फर्म के तहत आने के बहुत सारे चांसेस है, क्योंकि आपको पीजीबीपी के साथ, टैक्सेशन के प्रोविजंस के साथ, टैक्सेशन ऑफ फर्म के साथ इसको इंटरलिंक किया जा सकता है। चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 194 आईसी। ये सेक्शन क्या कहता है, रजिस्टर्ड रीडेवलपमेंट अग्रीमेंट के ऊपर। देखिए, जब भी बिल्डर क्या करता है, किसी सोसाइटी के मेंबर के साथ रजिस्टर्ड रीडेवलपमेंट अग्रीमेंट में एंटर करता है, वो बेसिकली प्रॉपर्टी देता है प्लस मनी देता है। तो जो प्रॉपर्टी है, राइट, ये इसके रीडेवलपमेंट के लिए कंसिडरेशन पे करता है। तो
कोई भी पर्सन रेसिडेंट एसएससी को रजिस्टर्ड रीडेवलपमेंट अग्रीमेंट के अंदर में क्या कर रहा है बेटा, पेमेंट कर रहा है कंसिडरेशन, कंसिडरेशन नॉट बीइंग इन काइंड, मतलब बेसिकली ये कैश कंपोनेंट के ऊपर टीडीएस है, कितना 10%। सो बिल्डर आता है, बिल्डर क्या करता है, कैश देता है प्लस प्रॉपर्टी देता है, तो ये जो कैश कंपोनेंट है इसके ऊपर आपको क्या करना है, टीडीएस करना है एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम टीडीएस विल बी डन एट द रेट ऑफ व्हाट बेटा, 10%। यस और नो, चेक कीजिएगा। सो रजिस्टर्ड रीडेवलपमेंट अग्रीमेंट एनी सम पेड इन मनी नॉट बीइंग इन काइंड, उसके ऊपर 10% टीडीएस आएगा। हाँ जी सर, ऑनलाइन की दुनिया के अंदर में अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं तो बेसिकली देखिए ई कॉमर्स ऑपरेटर कैसे ऑपरेट करता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या करता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर बेसिकली एक वेबसाइट रखता है और उसके थ्रू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। अमेजॉन इज एन ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड अगर मान के चलिए विजय सारडा की बुक अमेजॉन के थ्रू सेल हो रही है तो विजय सारडा बन गया ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। तो जब भी ई कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पेमेंट करता है, राइट, टीडीएस होता है 0.1% के हिसाब से। टीडीएस कितना होता है बेटा, 0.1% के हिसाब से। एक बात आपको समझने की जरूरत है, टीडीएस करने की जरूरत नहीं अगर पे किया जा रहा है इंडिविजुअली एचयूएफ को, ये पेमेंट एक्सीड नहीं कर रहा 5 लाख रुपीज से, मैं पैन या आधार प्रोवाइड करा देता हूं या फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर से वेबसाइट होस्टिंग के लिए यूज कर रहा है, तो आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। सो मान के चलिए अगर मुझे अमेजॉन से आने वाला पेमेंट जो है ये 5 लाख के ऊपर नहीं जाता और मैं अपना पैन या आधार प्रोवाइड करवा देता हूं, तो फिर अमेजॉन क्या नहीं करेगा, मेरा टीडीएस नहीं काटेगा। या फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर को जो पेमेंट किया जा रहा है वो वेबसाइट होस्टिंग के लिए किया जा रहा है, तो ऐसे केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या नहीं करेगा बेटा, टीडीएस नहीं करेगा, राइट। अदरवाइज 0.1% से टीडीएस होने वाला है एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। सो ई कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को जब भी सेल ऑफ गुड्स या प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज के लिए पेमेंट करता है, 0.1% का क्या आता है बेटा, टीडीएस। चेक करिए। चलिए बात है एक और पॉइंट के ऊपर, अगर आपने टीडीएस टीसीएस डिडक्ट नहीं किया तो क्या हो जाएगा, तो समझते हैं सर अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस वी ऑल नो इज एक्सपेंसेस जो है वो डिसअलाउ हो जाएंगे। तो वाइल कंप्यूटिंग पीजीबीपी, अगर मान लीजिए आपने कोई पेमेंट किया है जिसमें एनआर को पेमेंट किया है, टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, 100% पेमेंट डिसअलाउड। आपने पेमेंट किया रेसिडेंट को जिस पे टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, 30% डिसअलाउ हो जाएगा। सो नॉन रेसिडेंट के केस में 100% डिसअलाउड, रेसिडेंट के केस में 30% डिसअलाउड हो जाएगा। एट द सेम टाइम सेक्शन 2011 ए कहता है कि भैया आपको क्या लगेगा, इंटरेस्ट भी लगेगा फॉर नॉन डिडक्शन या लेट डिडक्शन ऑफ टीडीएस के लिए। तो कितना, इट विल बी 1% पर मंथ फ्रॉम द डेट when tax has to be deducted to the date of actual deduction, 1.5% per month from the date of deduction to the date of actual payment, from the date of deduction to the date of actual payment. yes or no? और ये इंटरेस्ट अपने को कब पे करना पड़ता है, टीडीएस रिटर्न के साथ अपने को क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। तो चलो 1 2 3 स्टार्ट जल्दी से कि भैया टीडीएस अगर आपने पे नहीं किया, समय पे नहीं किया, 1% फ्रॉम द डेट इट वाज डिडक्टेबल टू द डेट इट इज एक्चुअली डिडक्टेड, 1.5% फ्रॉम द डेट इट वाज डिडक्टेबल टू द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। तीसरा कॉन्सिक्वेंसेस एक और आता है, एसएससी को क्या माना जाता है, एसएससी इन डिफॉल्ट माना जाता है। सो अगर एसएससी ने क्या नहीं किया, टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, तो एसएससी बन जाता है एसएससी इन डिफॉल्ट, और एसएससी इन डिफॉल्ट बनने के लिए उसको लगता है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 220 एंड पेनल्टी अंडर सेक्शन 221। हालांकि एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। कब नहीं माना जाएगा, 4 कंडीशन है। मान करके चलिए मैंने आपको पेमेंट किया और आपका पेमेंट के टाइम पे मुझे आपका क्या डिडक्ट करना था, टीडीएस डिडक्ट करना था। अब मैंने ये टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, मुझे एसएससी इन डिफॉल्ट माना जाना चाहिए। लेकिन आप मुझे बचा सकते हैं। सर आप मुझे कैसे बचाएंगे, अगर आपने मेरे दिए हुए पेमेंट को इनकम मान लिया, इसके ऊपर रेलेवेंट टैक्स भर दिया, जो रिटर्न ड्यू था वो सबमिट कर दिया, और सीए ये सर्टिफाई कर देता है कि हाँ ये तीनों चीजें हुई है, तो मैं एसएससी इन डिफॉल्ट होने से बच जाऊंगा। तो जरा ध्यान से सुनिए, मैंने आपका टीडीएस नहीं काटा तो मैं एसएससी इन डिफॉल्ट, तो मुझ पे 220 और 221 के हिसाब से इंटरेस्ट एंड पेनल्टी लगेगा। लेकिन आप मुझे बचा सकते हैं काय से, एसएससी इन डिफॉल्ट बनने से। सर कैसे, आप क्या करेंगे बोलिए जल्दी, आप क्या करेंगे, आप रिटर्न भरेंगे, इसे अपनी इनकम शो करेंगे, इस पर रेलेवेंट टैक्स पे कर देंगे और सीए से एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर विजय को एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। So, where a person do not deduct TDS or after deduction fail to pay such sum to the central government, the assessee shall be treated as deemed to be in default, interest under 220 and penalty under 221 is liable. However, the deductor shall not be treated as assessee in default
if deductee has furnished the return, deductee has taken such sum as income, deductee has paid the tax due thereon and furnished a certificate from a chartered accountant, तो फिर विजय assessee in default नहीं है। अब यहां पे आया है एक अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 25 के थ्रू। क्या अमेंडमेंट है ये? अमेंडमेंट ये है कि जनरली असेसी इन डिफॉल्ट माना जाएगा, लेकिन असेसी इन डिफॉल्ट मानने का जो ऑर्डर है वो कब तक पास करना चाहिए, इसका टाइम लिमिट दिया हुआ नहीं था। अब यहां पे टाइम लिमिट आ चुका है। एओ अगर किसी को असेसी इन डिफॉल्ट मानना भी चाहता है तो वो विद इन 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और within 2 years from the financial year in which rectified return is passed, whichever is later तक के क्या करेगा, असेसी इन डिफॉल्ट का ऑर्डर इशू कर देगा। तो असेसी इन डिफॉल्ट होने का ऑर्डर कब तक इशू किया जा सकता है? रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर से 6 years के अंदर में, या फिर जिस साल रेक्टिफाइड रिटर्न फाइल किया है उस फाइनेंशियल ईयर से 2 साल के अंदर में ही, विच एवर इज लेटर, उसको क्या मानना है? असेसी इन डिफॉल्ट मानना है। तो असेसी इन डिफॉल्ट मानने का ऑर्डर का टाइम लिमिट लिखा नहीं था, यहां पे ऑर्डर का टाइम लिमिट दे दिया गया है। चेक कर लीजिए मालिक। अच्छा, साथ साथ में दो और चीजें हैं, राइट? तो पहला आपको क्या लगेगा बेटा? एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाएगा। दूसरा आपको इंटरेस्ट लगेगा। तीसरा आप असेसी इन डिफॉल्ट माने जाएंगे। चौथा, इट विल क्रिएट अ चार्ज ऑन ऑल एसेट्स। अगर आपने टीडीएस टीसीएस डिडक्ट नहीं किया तो आपका चार्ज क्रिएट हो जाएगा ऑन ऑल दी एसेट। यस और नो? साथ साथ में आपको पेनल्टी भी लगेगी 271C की। साथ साथ में आपको क्या लगेगी बेटा? पेनल्टी भी लगेगी 271C की। अब यहां पे भी हुआ है अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 2025। अमेंडमेंट क्या है? पहले ये पेनल्टी लगाता था जेसी, अब ये पेनल्टी लगाएगा एओ, राइट? तो टीडीएस टीसीएस में एक कॉमन अमेंडमेंट क्या हुआ है? पहले पेनल्टी लगाता था जीसी और अब पेनल्टी कौन लगाता है? एओ लगाता है। यस और नो? राइट? Okay, the AO shall take the prior approval of JC before passing penalty order where the amount of penalty exceed 10,000. So अगर पेनल्टी का जो अमाउंट है 10,000 से ऊपर जा रहा है, जेसी का अप्रूवल लिया जाएगा, लेकिन अब पेनल्टी ऑर्डर कौन पास करेगा? एओ पास करेगा। दिस वाज द अमेंडमेंट। चेक कर लो। एक और सेक्शन है, सेक्शन 271 है, जो कहता है कि अगर टीडीएस टीसीएस रिटर्न आप लोगों ने प्रोवाइड नहीं किया, उसके अंदर में इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी, तो आपको पेनल्टी लग सकती है 10,000 से लेके 1 लाख रुपीस तक की पेनल्टी आपको लगाई जा सकती है, राइट? और यहाँ पे आपको एक टाइम चेंज देखने को मिल रहा है कि कब तक के करना है। आपको ये सबमिट करना है बिफोर 1 month फ्रॉम द टाइम प्रिस्क्राइब फॉर डिलीवरिंग द स्टेटमेंट। 1 month का जो टाइम है यहाँ पे क्या किया गया है? अपडेट किया गया है। मेरे हिसाब से टाइम लिमिट तो मत याद रखिएगा, पेनल्टी याद रखिएगा 10,000 से लेके 1 लाख रुपीस तक की। चेक कीजिए। चलिए आते हैं टीसीएस के प्रोविजंस के ऊपर। देखिए कुछ गुड्स के ऊपर क्या कलेक्ट करना जरूरी है, टीसीएस कलेक्ट करना जरूरी है। और टीसीएस कलेक्शन के लिए आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? टैन नंबर होना चाहिए। सेम प्रोविजन है जो टैन की है, नथिंग इंपॉर्टेंट। ये काम की चीज, अगर मान लीजिए सामने वाला जिसका हम टीसीएस कलेक्ट कर रहे हैं, सामने वाले ने अगर हमें पैन प्रोवाइड नहीं किया तो टीसीएस हायर रेट पे डिडक्ट होगा। So collectee shall furnish his PAN. Collectee shall furnish his PAN to the collector. If he fail to furnish such PAN, TCS shall be collected at higher rate. Twice the rate in act or 5%. Twice the rate in act or 5%. Yes or no, Malik? So the rate of TCS under this section shall not exceed 20%. तो एक बात याद रखिएगा, जिससे मैं TCS कलेक्ट कर रहा हूं वो मुझे क्या प्रोवाइड करेगा? वो मुझे प्रोवाइड करेगा पैन नंबर। अगर उसने मुझे पैन नंबर प्रोवाइड नहीं किया तो TCS हायर रेट पे कलेक्ट किया जाएगा, ट्वाइस द रेट इन एक्ट और 5%। हालांकि द मैक्सिमम रेट कैन नॉट एक्सीड 20%। चेक कीजिएगा। चलिए अब आते हैं टीसीएस के मेजर प्रोविजंस पे। अब यहां पे भी बहुत सारे अमेंडमेंट आए हैं फाइनेंस एक्ट के हिसाब से। सबसे पहले आता है 206C सबसेक्शन 1। अल्कोहलिक लिकर के ऊपर टीसीएस जो है ये कितने परसेंट के हिसाब से है सर? 1% के हिसाब से है। अब आता है टिम्बर ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट और अदर देन फॉरेस्ट। अब यहां पे ये 2.5% हुआ करता था, जिसको कर दिया गया है 2%। तो यहां आया है अमेंडमेंट। जी हाँ, सो टिम्बर ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट और टिम्बर ऑब्टेन फ्रॉम एनी मोर अदर देन फॉरेस्ट, ये दोनों का जो 2.5% था इसको रिड्यूस करके क्या कर दिया गया है? 2% कर दिया गया है। फर्दर यहां पे एक और वर्ड था अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब ये अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो था इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ नहीं था, और ये अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का एक्सप्लेनेशन जो है ये रिसेंटली ऐड किया गया है। तो टीसीएस के अंदर में आया है भाई साहब बहुत सारे अमेंडमेंट। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना जिसको आप ये अमेंडमेंट सिखाना चाहते हैं। तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो भैया फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर में इंक्लूड होता है एनी फॉरेस्ट प्रोड्यूस वेदर फाउंड इन, ब्रॉट फ्रॉम एंड नॉट दैट इज टू से टिम्बर, चारकोल, कैचू, वुड ऑयल, रेजिन, नेचुरल वार्निश, बार, लाख, महुआ फ्लावर, महुआ सीड एंड
मायरा बोलैम्स, ये भी सब कहाँ आता है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर में आते हैं। नीचे वाले फॉरेस्ट प्रोड्यूस हम तभी लेंगे जब वो फाउंड हुए हैं या ब्रॉट किए गए हैं किससे, फॉरेस्ट से, राइट। सो जरा ध्यान से सुनना, ये वाले प्रोडक्ट्स हम तभी कंसिडर करेंगे जब क्या किए हैं, फॉरेस्ट में हमें फाउंड हुए हैं या फॉरेस्ट से लाए गए हैं। कौन कौन से बेटा, ट्री, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, ऑल अदर पार्ट्स और प्रोड्यूस्ड नॉट हियर इन बिफोर मेंशन्ड, वो सब कुछ इसके अंदर में कवर किया जाएगा। प्लांट्स नॉट द ट्रीज इंक्लूडिंग ग्रास, क्रीपर्स, रूट्स, सब इसके अंदर में कवर किया जाएगा। वाइल्ड एनिमल, देयर स्किन, ट्रंक्स, हॉर्न्स, बोन्स, सिल्क्स, कुकून्स, हनी, वैक्स, ये भी सब फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर में आ जाएगा। पीट, सरफेस सॉइल, रॉक, रॉ मिनरल्स, लाइमस्टोन, लैटराइट्स एटसेट्रा, ये सब भी इसके अंदर में कवर किया जाएगा। तो सर अंडरस्टैंड कीजिएगा, अल्कोहलिक लिकर, टिम्बर, टिम्बर ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट, इन सब के ऊपर रेट तो रिड्यूस हुआ ही है, एक्सप्लेनेशन भी क्या किया गया है, ऐड किया गया है। यस और नो। ये देखिए, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये फॉरेस्ट के अंदर में मिले हो या नहीं मिले हो, आपको इसको फॉरेस्ट प्रोड्यूस मान के इसके ऊपर टीसीएस करना है। इन प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको टीसीएस तभी करना है जब आपने इसे फॉरेन से लाया हो या फॉरेन फॉरेस्ट से मिला हो, फॉरेस्ट से लाया हो या फॉरेस्ट से मिला हो। नेक्स्ट, तेंदू लीव के ऊपर 5% टीसीएस, स्क्रैप और मिनरल्स के ऊपर क्या है, 1%। अब ये मिनरल को यहां पे उन्होंने नीचे लिखा है, मिनरल इंक्लूड्स, मिनरल में क्या क्या इंक्लूड होगा, लाइमस्टोन इंक्लूड होगा, लैटराइट इंक्लूड होगा, मिनरल ऑयल इंक्लूड होगा, या ऑल प्रोडक्ट्स जो माइन या क्वेरीज के ऊपर आता है, ये भी क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा, राइट। यस, चेक करो एक बार, ये वर्ड्स चेक करना। साथ ही साथ में यहां पे एक और चेंज आपको देखने को मिलेगा, वो देखना, फॉरेस्ट ट्रेडर्स। अब अगर मान करके चलिए, अगर आप फॉरेस्ट गुड्स के ट्रेडर है तब आपके टीसीएस का कोई काम नहीं, या तो आपने फॉरेस्ट से लेना चाहिए या फॉरेस्ट का लीज आपके पास होना चाहिए टीसीएस होने के लिए। yes, so to provide the relief to the trader of forest produce, only such other forest produce not being timber or tendu leaf which is obtained under the forest lease will be covered under TCS. ट्रेडर ऑफ द अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस विल नॉट बी सब्जेक्ट टू टीसीएस। सो मान लीजिए मैं हॉर्न्स के अंदर में डील करता हूं, राइट, या स्किन्स के अंदर में डील करता हूं, है ना। अब ये अगर मुझे फॉरेस्ट लीज से नहीं आई, मैंने एक ट्रेडर से खरीदा और मैं दूसरे ट्रेडर को बेच रहा हूं, सो बेसिकली मैं जो ट्रेड कर रहा हूं ये मुझे फॉरेस्ट लीज से नहीं मिला, तो मुझे फिर टीसीएस करने की जरूरत नहीं। तो टीसीएस सिर्फ कौन कलेक्ट करेगा, जो फॉरेस्ट लीज लेकर के बैठा है वही क्या करेगा, टीसीएस कलेक्ट करेगा। हाँ जी सर। एट द सेम टाइम सबसेक्शन 1 के अंदर में टीसीएस नहीं होगा अगर 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 वो एक डिक्लेरेशन दे देते हैं कि ये जो गुड्स है ये मैन्युफैक्चरिंग या पावर जनरेशन में यूज होने वाला है। सो नो टीसीएस इफ द रेसिडेंट बायर फर्निश अ डिक्लेरेशन दैट गुड्स आर टू बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग और फॉर द पर्पज ऑफ जनरेशन ऑफ पावर। सो अगर सबसेक्शन 1 में लिखे हुए कोई भी गुड्स आप डिक्लेयर कर देते कि मैन्युफैक्चरिंग में यूज करेंगे, या आप डिक्लेयर कर देते कि पावर जनरेशन के लिए यूज होने वाले हैं, तो फिर उसके ऊपर टीसीएस होने वाला नहीं है। क्लियर है मालिक। अच्छा, यहां पे प्लिया ब्लू इंडस्ट्रीज का एक केस है 2016 का गुजरात जजमेंट, जो बहुत रेलेवेंट भी हो सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जरा ध्यान में सोचिएगा, शिप ब्रेकिंग एक्टिविटी, एक बड़ा शिप होता है, एक टाइम के बाद उसे क्या किया जाता है, पानी से बाहर निकाल दिया जाता है और बाद में उसे ब्रेक करके सेल किया जाता है। अब प्रैक्टिकली स्क्रैप के ऊपर टीसीएस है क्या? हाँ जी सर, स्क्रैप के ऊपर टीसीएस है। अब होता क्या है दोस्त कि आपने क्या किया, शिप ब्रेकिंग एक्टिविटी की। अब शिप के अंदर में कुछ गुड्स ऐसे थे जो एज सच कहीं और यूज हो सकते थे, मतलब गुड्स अच्छे थे वो जो कहीं और यूज हो सकते थे। तो सवाल उठा क्या इसे भी स्क्रैप माना जाए और इसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट किया जाए? तो लॉ कहता है कि सर देखिए, जब शिप ब्रेकिंग एक्टिविटी होती है, अगर इसमें कोई ऐसे फिनिश गुड्स है जो दूसरे के अंदर में एज सच यूज हो सकते हैं, तो फिर इसे वेस्ट या स्क्रैप नहीं माना जाएगा और फिर उसके ऊपर टीसीएस करने की जरूरत नहीं है। सो चेक कीजिएगा, in case of an assessee engaged in ship breaking activity, certain item products are finished product obtained from such activity which are usable as such। तो अगर ये यूजेबल होते हैं, कैसे बेटा, एज सच यूजेबल होते हैं, राइट, तो इसे क्या नहीं माना जाएगा, वेस्ट या स्क्रैप नहीं माना जाएगा, एंड इसके ऊपर फिर टीसीएस करने की जरूरत नहीं है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसेक्शन 1 बड़ा रिलेवेंट है। एक बार वापस से सबसेक्शन 1 पढ़िएगा, फिर ही वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, तब तक के पॉज कर दीजिएगा।
सरकार आपके लिए आ रहा है नेक्स्ट गुड 206C1F के अंदर में, मोटर व्हीकल जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपीस के ऊपर है, तो उसको क्या करना है, टीसीएस करना है। कितने परसेंट से करना है जी, 1% ऑफ सेल कंसिडरेशन। सो अगर मान करके चलिए मैं एक क्रेटा खरीदता हूं जिसकी वैल्यू है 21 लाख रुपीस, तो मुझे क्या टीसीएस भी देना होगा? यस, मुझे 21 लाख तो देने ही होंगे, साथ साथ में टीसीएस भी देना होगा। अब यहां पे भी अमेंडमेंट आया है, अमेंडमेंट जो आया है ये नोटिफिकेशन के थ्रू आया है। अब यहां पे क्या लिखा था, मोटर व्हीकल और अदर नोटिफाइड गुड्स, राइट। अभी जो नोटिफाइड गुड्स है ये क्या था, अब तक के लिखा नहीं था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2025 के अंदर में, राइट, कुछ गुड्स की लिस्ट दे दी। अगर इन गुड्स की वैल्यू 10 लाख रुपीस से ऊपर जा रही होगी तो इन पे भी टीसीएस कलेक्ट होगा। मुझे लगता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोटर व्हीकल से ज्यादा क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, यहां आ सकते हैं। तो जरा ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से गुड्स है। सो अगर ये फॉलोइंग गुड्स है जिनकी वैल्यू 10 लाख रुपीस के ऊपर जा रही है, तो इनसे भी क्या कलेक्ट करना है, टीसीएस कलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक वॉच खरीदते हैं, मान लीजिए आपने रोलेक्स की वॉच खरीदी जिसकी वैल्यू 10 लाख के ऊपर जा रही है, 1% टीसीएस भी आपको पे करना होगा। सो 10 लाख के ऊपर आपको वो भी पे करना होगा। कोई आर्ट पीस, पेंटिंग, एंटिक स्कल्पचर्स खरीद रहे हैं, आप कोई कॉइन या स्टैम्प खरीद रहे हैं 10 लाख के ऊपर का, आप कोई यॉट, रोविंग बोट, कैनोय या हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, आप सनग्लासेस खरीद रहे हैं जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपीस के ऊपर है, आप कोई हैंडबैग या पर्स खरीद रहे हैं, लेट्स से हर्म्स का बैग खरीद रहे हैं, गुची का बैग खरीद रहे हैं, एलवी का बैग खरीद रहे हैं 10 लाख के ऊपर का, यस, टीसीएस भी पे करना होगा। आप कोई शूज ले रहे हैं, यू आर अ बिग टाइम स्नीकर हेड, तो अगर आप कोई शूज ले रहे हैं जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपीस के ऊपर है, यस, आपको टीसीएस भी देना होगा। आप कोई स्पोर्ट्स वेयर ले रहे हैं, गोल्फ किट ले रहे हैं या स्काई वेयर ले रहे हैं, तो भी आपको क्या करना है, टीसीएस देना है अगर इसकी एग्रीगेट वैल्यू 10 लाख रुपीस के ऊपर है। आप होम थिएटर ले रहे हैं, भाई साहब सभी अमीरों वाले शौक पूरे कर रहे हैं, टीसीएस देना है। या फिर आप घोड़ा खरीद रहे हैं रेसिंग के लिए, राइट, या फिर पोलो के लिए, तो भी आपको क्या करना है सर, टीसीएस देना है। क्लियर है मालिक? यस, चेक कर लीजिए। ये अदर नोटिफाइड गुड्स एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है, चेक कर लेना। चलिए नेक्स्ट सेक्शन आता है 206C1C। अगर आप पार्किंग राइट्स, टोल राइट्स या माइनिंग राइट्स लेते हैं, 2% का टीसीएस आपको देना होगा। सो लेट्स से पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुझे क्या करता है, पार्किंग राइट्स प्रोवाइड कर देता है फॉर अ पर्टिकुलर एरिया, लेट्स से एफसी रोड। तो जब मेरे को वो राइट्स खरीदने के पैसे देने हैं, उसके साथ साथ 2% टीसीएस भी देना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मुझे नहीं लगता ये इतना ज्यादा पूछा जा सकता है, क्योंकि 1C और 1F के अंदर में ऑलरेडी अमेंडमेंट है, 1G के अंदर में भी ऑलरेडी अमेंडमेंट है। तो मुझे लगता है 1C को आप थोड़ा सा अवॉइड करके जा सकते हैं। यस मालिक। नेक्स्ट आता है आपका 206C1G, राइट, एक बार चेक कर लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका 206C1G, टीसीएस ऑन फॉरेन रेमिटेंस एंड फॉरेन टूर पैकेज। यहां आया है अमेंडमेंट अमेंडमेंट अमेंडमेंट। तो ध्यान से सुनना, अगर आप फॉरेन टूर पैकेज खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, फॉरेन टूर पैकेज खरीद रहे हैं, और ये जो फॉरेन टूर पैकेजेस है बेटा, इसकी वैल्यू अप टू 10 लाख है, 5% टीसीएस देना है, बियॉन्ड 10 लाख रुपीज है, 20% टीसीएस देना है। यस मालिक। सो फॉरेन टूर पैकेज 10 लाख तक के है, 5% टीसीएस, बियॉन्ड 10 लाख है, 20% आपको क्या देना है, टीसीएस प्रोवाइड करना है। अब अगर आप फॉरेन रेमिटेंस दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं बेटा, फॉरेन रेमिटेंस दे रहे हैं। ये जो फॉरेन रेमिटेंस मतलब आप पैसा इंडिया से कहां भेज रहे हैं, फॉरेन में भेज रहे हैं, एज पर दी आरबीआई पॉलिसी रेमिटेंस स्कीम के तहत। तो ऐसे केस में ये पैसा आप काय के लिए भेज रहे हैं, एजुकेशन या मेडिकल पर्पस के लिए भेज रहे हैं, 10 लाख के बियॉन्ड आपको क्या करना है, 5% का टीसीएस देना है। सो अगर जो आप एजुकेशन के लिए पैसा भेज रहे हैं या मेडिकल के लिए पैसा भेज रहे हैं, ये 10 लाख के ऊपर भेज रहे हैं, तो 5% आपको टीसीएस करना है। अमेंडमेंट, अगर आप ये पैसा लोन लेके एजुकेशन पर्पस के लिए देते हैं, सो मान लीजिए मैंने क्या लिया, एजुकेशन लोन लिया, एंड देन मैं क्या कर रहा हूं, मैं फॉरेन एजुकेशन के लिए भेजता हूं बच्चों के लिए, तो अब मुझे इस पे टीसीएस देने की जरूरत नहीं। अर्लियर 0.5% हुआ करता था, अब इस पे टीसीएस देने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, अगर आप अदर पर्पस के लिए, अगर आप क्या करते हैं मालिक, अदर पर्पस के लिए बेचते हैं बाहर, लेट्स से प्रॉपर्टी बाय करना है, लेट्स से फॉरेन के अंदर में शादी आप कर रहे हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग, इसके लिए भेज रहे हैं, बियॉन्ड 10 लाख आप 20% क्या देंगे, टीसीएस देंगे। तो यहां पे आया है बहुत बड़े अमेंडमेंट, जरा ध्यान से सुनना। ओवरसीज टूर पैकेज अप टू 10 लाख 5%, बियॉन्ड 10 लाख 20%। आप फॉरेन मेडिकल या एजुकेशन के लिए भेज रहे हैं, बियॉन्ड 10 लाख 5%। अगर आप अदर पर्पस के लिए भेज रहे हैं, बियॉन्ड 10 लाख 20%। अगर आप एजुकेशन के लिए भेज रहे हैं, लोन लेके एजुकेशन के लिए भेज रहे हैं, नील टीसीएस। चेक करिए।
हाँ जी सर। फर्दर नो टीसीएस अगर बायर कौन है जी, बायर है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन, लीगेशन, कॉन्सुलेट, तो ऐसे केस में आपको क्या करने की जरूरत नहीं है, टीसीएस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सीबीडीटी ने फर्दर कुछ और केसेस भी आपको क्या किए है, नोटिफाई किए। जैसे अगर बायर क्या है, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया है, तब भी टीसीएस करने की जरूरत नहीं है। ओके अच्छा, अब आता है लिबरल रेमिटेंस स्कीम। आप एजुकेशन या मेडिकल के लिए पैसा आउटसाइड इंडिया भेज रहे हैं, करेक्ट है, लेकिन अगर मान लीजिए ओवरसीज क्रेडिट कार्ड के थ्रू आउटसाइड इंडिया पेमेंट किया जाए तो क्या वो लिबरल रेमिटेंस स्कीम में काउंट होगा? तो लॉ कहता है देखिए जी, पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड विल नॉट बी काउंटेड एज लिबरल रेमिटेंस स्कीम, सो एलआरएस के अंदर में उसे काउंट नहीं किया जाएगा। तो ऐसे केस में जो पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं उसके ऊपर टीसीएस आने वाला नहीं है। नेक्स्ट, अच्छा ये 10 लाख हो चुका है लिमिट, तो इसको आप अकॉर्डिंगली 10 लाख कर दीजिएगा। सो थ्रेशोल्ड जो है 10 लाख का, क्या ये कंबाइंड है इररिस्पेक्टिव ऑफ द पर्पस ऑफ रेमिटेंस लाइक एजुकेशन, मेडिकल एक्सेट्रा? तो ये जो 10 लाख रुपीज है, राइट, जो एज ऑफ नाउ क्या है बेटा, 10 लाख रुपीज है। तो ये जो 10 लाख रुपीज है, क्या ये 10 लाख की जो लिमिट है ये क्या कंबाइंड लिमिट है या इंडिविजुअल लिमिट है? मतलब मेडिकल के लिए 10 लाख, एजुकेशन के लिए 10 लाख, ऐसे अलग अलग है या कंबाइंड है? तो लॉ कहता है कि भैया देखो, ये जो टीसीएस के लिए है ना, ये जो लिमिट है ये कंबाइंड थ्रेशोल्ड लिमिट है, ना कि इंडिविजुअल लिमिट है। तो कंबाइंड थ्रेशोल्ड लिमिट है, ये इंडिविजुअल लिमिट नहीं है, इस बात को याद रखना। नेक्स्ट, मेडिकल ट्रीटमेंट शैल इंक्लूड रेमिटेंस for purchase of ticket of patients and his attendant, his medical expenses and other day to day expenses। तो ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप पैसा भेज रहे हैं इसके अंदर में, राइट, टिकट ऑफ पेशेंट्स भी कवर होगा, मेडिकल एक्सपेंसेस भी कवर होंगे, डे टू डे एक्सपेंसेस भी। लाइकवाइज एजुकेशन के लिए टिकट का खर्चा, ट्यूशन फीस एंड सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड किए जाएंगे। अब एक आता है ओवरसीज टूर पैकेज एंड प्रोग्राम। देखिए ओवरसीज टूर पैकेज एंड प्रोग्राम जो है ये कंप्लीट पैकेज होना चाहिए। अगर मैंने सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर सर्विसेज ली है तो वो ओवरसीज टूर पैकेज के अंदर में नहीं आएगी। लेट मी गिव एन एग्जांपल। मान लीजिए मैंने क्या किया, मेक माई ट्रिप से सिर्फ फ्लाइट बुक करी, एयरबीएनबी से क्या किया मैंने, रहने की प्लेस बुक कर दी है, क्या इसके ऊपर टीसीएस आएगा? नो। मैंने जाकर के वीना वर्ल्ड से पूरा का पूरा पैकेज लिया तो ही टीसीएस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सो ओनली ओवरसीज फ्लाइट टिकट इज बुक्ड और ओनली होटल इज बुक विल नॉट बी कवर्ड इन ओवरसीज टूर पैकेज एंड प्रोग्राम। क्लियर है मालिक? एक बार चेक कर लीजिए। यस सर। अब आते हैं 206C1H जो टीसीएस का होता था ऑन सेल ऑफ गुड्स, वो क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। फिर आता है 206 सबसेक्शन 3, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टीसीएस। तो देखिए सर, जनरली अप्रैल से लेकर फरवरी तक का जो भी टीसीएस कलेक्ट होता है वो अगले महीने की पहले 7 तारीख तक को सबमिट किया जाता है, और मार्च का टीसीएस 7 अप्रैल तक के क्या करना होता है, सबमिट करना होता है। साथ साथ में टीसीएस जो है इसके डिजिटल फॉर्म के अंदर में इसके रिटर्न्स भी भरने होते हैं। टीसीएस के रिटर्न 15 जुलाई, 15 अक्टूबर, 15 जनवरी एंड 15 मई को आते हैं, जबकि टीडीएस के जो रिटर्न है वो 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 जनवरी एंड 31 मई की ड्यू डेट के ऊपर आते हैं। अब देखिए ड्यू डेट से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन अभी नहीं पूछे जाते, तो आप इसको बस एक क्विक रिकैप दे सकते हैं, चेक कर लीजिए। यहां पे टीसीएस का लिखा है, यहां पे टीडीएस का लिखा है, ये याद रखना। चलिए आते हैं आगे कि सर क्या आप टीडीएस या टीसीएस का रेक्टिफाइड रिटर्न भर सकते हैं क्या? अब मैं आपको बता दूं, टीडीएस टीसीएस का रेक्टिफाइड रिटर्न हमेशा से भरा जा सकता था, लेकिन इसका टाइम लिमिट लिखा हुआ नहीं था कि कब तक के रेक्टिफाइड रिटर्न भरा जा सकता है। फाइनेंस एक्ट 25 ने क्या किया, इसके रेक्टिफाइड रिटर्न का टाइम लिमिट आपको प्रोवाइड कर दिया है। सो पर्सन में ऑल्सो डिलीवर रेक्टिफाइड रिटर्न ऑफ द टीसीएस, राइट, लेकिन कब तक के? नो करेक्शन स्टेटमेंट शैल बी डिलीवर्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच स्टेटमेंट रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर्ड। तो भैया जिस फाइनेंशियल ईयर का ये स्टेटमेंट है, इसका रेक्टिफाइड रिटर्न इस फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 साल के अंदर में टीडीएस या टीसीएस का रिटर्न रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो टीडीएस टीसीएस का रिटर्न पहले भी रेक्टिफाई हो सकता था, टाइम लिमिट नहीं लिखा था, अब टाइम लिमिट आ चुका है 6 years। क्लियर है मालिक? ओके चलिए एक और सबसेक्शन के अंदर में अमेंडमेंट आया, सबसेक्शन 4 के अंदर में। अब देखिए जनरली टीसीएस जिससे कलेक्ट किया जाता है क्रेडिट हमेशा उसको ही मिलता है, लेकिन ऐसी कोई प्रोविजन नहीं थी कि क्रेडिट किसी दूसरे पर्सन को भी दिया जा सके। गवर्नमेंट अब ये स्कीम बना रही है कि क्रेडिट जो है ये दूसरे पर्सन को भी दिया जा सकेगा। इसका लॉजिक क्या था? देखिए अमलगमेशन डीमर्जर के अंदर में जो अर्लियर एंटिटी वो तो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, यस और नो। तो और जब न्यू एंटिटी आती है, न्यू एंटिटी क्रेडिट क्लेम करना चाहती है, अब न्यू एंटिटी क्या क्रेडिट क्लेम कर सकती है क्या? इसका कोई प्रोविजन था ही नहीं। तो अब अमेंडमेंट ला करके बोला है 1/1/2025 के बाद अदर पर्सन भी क्रेडिट ले पाएगा।
So any amount collected under this section credited to the central government shall deem to be the payment of tax from whom it is collected and credit shall be given to such other eligible person as may be prescribed. तो एसएससी को तो मिलता ही है, सच अदर एलिजिबल पर्सन को भी ये क्रेडिट मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए नोटिफाई कर लीजिए, चेक कर लीजिए। यस सर। अब आते हैं 206C1H जो टीसीएस का होता था ऑन सेल ऑफ गुड्स, वो क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। फिर आता है 206 सबसेक्शन 3, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टीसीएस। तो देखिए सर, जनरली अप्रैल से लेकर फरवरी तक का जो भी टीसीएस कलेक्ट होता है वो अगले महीने की पहले 7 तारीख तक को सबमिट किया जाता है, और मार्च का टीसीएस 7 अप्रैल तक के क्या करना होता है, सबमिट करना होता है। साथ साथ में टीसीएस जो है इसके डिजिटल फॉर्म के अंदर में इसके रिटर्न्स भी भरने होते हैं। टीसीएस के रिटर्न 15 जुलाई, 15 अक्टूबर, 15 जनवरी एंड 15 मई को आते हैं, जबकि टीडीएस के जो रिटर्न है वो 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 जनवरी एंड 31 मई की ड्यू डेट के ऊपर आते हैं। अब देखिए ड्यू डेट से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन अभी नहीं पूछे जाते, तो आप इसको बस एक क्विक रिकैप दे सकते हैं, चेक कर लीजिए। यहां पे टीसीएस का लिखा है, यहां पे टीडीएस का लिखा है, ये याद रखना। चलिए आते हैं आगे, दो चीज और टीसीएस से रिलेटेड। क्या टीसीएस का सर्टिफिकेट भी देना होता है, जैसे टीडीएस का सर्टिफिकेट देना होता है, टीसीएस का सर्टिफिकेट भी देना होता है विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फर्निशिंग टीसीएस रिटर्न। तो टीसीएस रिटर्न के ड्यू डेट से 15 दिन के अंदर में टीसीएस का सर्टिफिकेट देना है। टीडीएस के लिए भी सेम टाइम लिमिट है। इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट ऑफ टीसीएस, ये जो चेंज है आपने सीधे यहां पढ़ना, क्योंकि ये अमेंडमेंट 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 है, तो जरा ध्यान से सुनना। टीसीएस जो है ये कब तक के इंटरेस्ट देना है, अगर आपने टीसीएस कलेक्ट नहीं किया या टीसीएस लेट कलेक्ट किया तो ऐसे केस के अंदर में आपको इंटरेस्ट लगेगा। अब लास्ट ईयर तक के ये जो इंटरेस्ट था ये सिर्फ था 1% पर एनम, सॉरी 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ, लेकिन इस साल इसको भी अलाइन कर दिया गया है टीडीएस के साथ। टीडीएस अगर आपने डिडक्ट नहीं किया या डिडक्ट किया पर पे नहीं किया तो इंटरेस्ट कितना लगता था, 1% फ्रॉम द डेट इट वॉज डिडक्टेबल टू द डेट इट इज एक्चुअली डिडक्टेड, एंड 1.5% फ्रॉम द डेट इट इज डिडक्टेबल टू द डेट इट इज एक्चुअली पेड। यस, सेम टीसीएस के अंदर में भी लेके आए हैं, 1% एवरी मंथ फ्रॉम द डेट इट वॉज कलेक्टेबल to the date it is actually collected, 1.5% for every month or part of the month from the date it is collected to the date of actual payment। तो यहां पे भी बिल्कुल इंटरेस्ट ऑफ टीडीएस टीसीएस का क्या हो चुका है, अलाइन हो चुका है। ये एक और अमेंडमेंट है। क्लियर है मालिक? ओके चलिए, अगर टीडीएस टीसीएस कलेक्ट नहीं किया तो एसएससी को असेसिन डिफॉल्ट माना जाता है। आपने ये चीज टीडीएस में भी मेरे साथ पढ़ी थी कि अगर क्या नहीं किया, टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो एसएससी को क्या माना जाता है, असेसिन डिफॉल्ट माना जाता है। तो बस मालिक, टीसीएस भी ना कलेक्ट करने पे एसएससी को असेसिन डिफॉल्ट माना जाता है। आपको अगर याद होगा तो टीडीएस के अंदर में अमेंडमेंट हुआ था कि असेसिन डिफॉल्ट कब तक के मान सकते, 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रेक्टिफाइड रिटर्न इज फाइल्ड विच एवर इज लेटर। बस सेम टाइम लिमिट अब टीसीएस के अंदर में भी आ चुका है। तो यहां पे भी अमेंडमेंट हुआ है, जरा ध्यान से सुनना। मैं बार बार बच्चों को बोल रहा हूं, इतने सारे अमेंडमेंट हुए ना, सिर्फ अमेंडमेंट पढ़ के भी काम नहीं होगा। दो मैंने अमेंडमेंट लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड करके डाल दिया है, पर बिलीव मी अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, चेंजेस के साथ पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ पढ़ना है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भैया आपने फास्ट ट्रैक की तरफ जाना चाहिए, जहां पे बहुत डिटेल के अंदर में हम लोगों ने सारी चीजें बहुत अच्छे से क्या करिए, डिस्कस करिए। सो नो ऑर्डर शेल a person deeming to be in default for failure to collect tax from any person at any time after 6 years or 2 years from the end of financial year in which collection statement is delivered, whichever is later। yes or no? चलिए राइट ओके। एक और जगह अमेंडमेंट आया है, इस अमेंडमेंट को भी जरा ध्यान से सुनिएगा। जनरली अगर आपको ऐसा लगता है कि टीडीएस टीसीएस लोअर रेट पे कलेक्ट करना चाहिए तो आप क्या करते हैं, एओ से एक सर्टिफिकेट लेकर के आ जाते हैं, बराबर है कि नहीं है। अब यहां पे एक सबसेक्शन 12 ऐड किया गया है जो कहता है नथिंग नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन, नो टीसीएस शैल बी मेड at such lower rate in respect of specified transaction from such person or class of person including institution AOP BOI as central government may notify। अभी एक पावर है जिसको शायद ये यूज करेंगे आगे चल के। उन्होंने कहा कि देखिए कुछ क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन एंड कुछ क्लास और क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन पे टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा, गवर्नमेंट जिन पर्सन को क्या कर देगी, नोटिफाई कर देगी। एज ऑफ नो ये नए नोटिफाइड पर्सन उन्होंने बताए नहीं है, पर ये सबसेक्शन का अमेंडमेंट तो यहाँ पे आ चुका है। क्लियर है मालिक? चेक कर लीजिए।
अब आते हैं लास्ट दो चीजों के ऊपर। पहला कि अगर टीसीएस आपने स्टेटमेंट क्या नहीं किया, फर्निश नहीं किया, दैट इज टीसीएस का रिटर्न नहीं भरा, तो फीस कितनी लगेगी? 200 फॉर एवरी डे। ये वही फीस है जो टीडीएस के रिटर्न भी न भरने पे या लेट भरने पे आती है, तो दोनों जगह कॉमन फीस है, ये आप ध्यान रखिएगा। 271 सीए, अगर आपने टीसीएस कलेक्ट ही नहीं किया तो आपको क्या लगती है? पेनल्टी लगती है। पेनल्टी कितनी लगती है? सेम जैसे टीडीएस की लगती है, 100% ऑफ द अमाउंट फेल टू बी डिडक्टेड और कलेक्टेड। अब वहां पे भी अमेंडमेंट हुआ था और टीसीएस में भी अमेंडमेंट हुआ है। अगर आपने क्या किया, सम सही कलेक्ट नहीं किया तो आपको पेनल्टी जो लगाता था पहले जेसी लगाता था, अब ये पेनल्टी कौन लगाएगा? एओ लगाएगा। तो टीडीएस में जो अमेंडमेंट हुआ था, टीसीएस में भी सिमिलर अमेंडमेंट हुआ है। क्लियर है मालिक? यस सर। तो हाँ जी सर, यहां पे हमारा टीडीएस टीसीएस जो है ये क्या होता है मालिक? ओवर होता है फॉर द पर्पज ऑफ सीए फाइनल, सीएमए फाइनल। तो दो पार्ट के अंदर में हम लोगों ने इसको रिकॉर्ड किया है और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि एक बार पढ़ ले। यहां फर्स्ट पेज पे हम लोगों ने क्या दिया है, आप लोग को समरी चार्ट दिया है टीडीएस का भी एंड टीसीएस का भी, अलॉन्ग विद द अमेंडमेंट्स। तो यहां पे हम लोगों ने अमेंडमेंट्स भी इसके अंदर में खत्म कर दिया है। हर एक बच्चे से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को वापस देख ले, या जो मैं ऑडियो रिविजन दे रहा हूं वो आप लोगों ने एक बार सुन लेना, और सुनने के बाद डायरेक्टली जाकर के अपने एमआरपी के अंदर में अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन रखे हुए हैं, बेहतरीन क्वेश्चन रखे हुए हैं, ये क्वेश्चन आपने जाकर के सॉल्व कर लेने हैं। आपका काम क्या हो जाएगा मालिक? ओवर हो जाएगा। क्लियर है मालिक? यस, थैंक यू सो मच। मिलता हूं अगले सेशन के अंदर में। बाय बाय, टेक केयर।